बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एंड वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए यहाँ बैठे हुए तमाम लोग और जो लोग ऑनलाइन मेरे साथ मौजूद हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाए और जिस मकसद के लिए आप यहाँ पर आएँ अल्लाह ताला आपको उसमें बहुत अच्छे से कामयाब फरमाए, आमीन। दुआ के साथ आगाज किया क्लास का हमने। यस्टरडे हम लोगों ने डिस्कस किया, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लें बेटा। इस इधर अपनी चेयर आप इधर ले आए, आप अपनी चेयर इधर ले आए, थोड़ी सी इनके सामने, आलिया के सामने। ओके, तो कल की क्लास में हमने जो बात इंपॉर्टेंट डिस्कस की थी उसको समझाने के लिए मैंने स्पेशली इस शीट को पहले खोला है जरा, और मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हम इसको देखकर फिर आगे बढ़ें। आपको याद होगा मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था करंट एसेट्स में प्रीपेड। अगर किसी को याद नहीं है तो वो जल्दी से बोले ताकि मैं 1 लाइन 2 लाइन स्टेटमेंट बोलूं। नहीं, याद नहीं है तो मैं इसको रिपीट करूं। प्री पहले, पेड माने अदा करना, और इसके आगे हमने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज डिस्कस की थी। प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग। अब और मजीद मतलब, और बस 1 लाइन स्टेटमेंट। मुलाजिम से काम नहीं करवाया, पैसे पहले अदा कर दिए। एडवर्टाइजिंग अभी टीवी पर ऑन एयर नहीं हुई, न्यूज़पेपर में अभी प्रिंट नहीं हुई, पैसे पहले ही अदा कर दिए। इस जगह को अभी बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया, पैसे पहले ही अदा कर दिए। तो ये सारी कहलाती हैं प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स जो हैं उनका बेनिफिट अदा करते ही हासिल। बोलिए, जैसे ही आप प्री पेमेंट करते हैं क्या बेनिफिट मिल जाता है? नहीं। जैसे ही आप मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं क्या आपको बेनिफिट मिल जाता है? नहीं। जैसे ही आप मोबाइल में बैलेंस डलवाते हैं पैसे आपके पास से चले जाते हैं, आपके पास बैलेंस जरूर आ जाता है लेकिन अभी आपने उसका बेनिफिट हासिल कैसे हासिल होगा? जब आप उस बैलेंस को करेंगे यूज, कॉल मिलाएंगे, मैसेज करेंगे, डेटा यूज करेंगे तो वो बैलेंस आपको पहुंचाएगा। तो जब तक फायदा नहीं पहुंचा, इट मींस अभी वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल है, वो आपको फायदा पहुंचाएगी, तो वो कहलाती है आपका एसेट। और क्योंकि प्री पेमेंट्स हमें फायदा पहुंचाती हैं विद इन सोच लो, विद इन अ ईयर, विद इन 1 ईयर, तो हम कहते हैं तमाम प्री पेमेंट्स कहलाती हैं हमारा कौन सा एसेट बच्चों? करंट एसेट। बहुत शुक्रिया, मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों का जो लोग ऑनलाइन हमारे साथ जवाब शेयर कर रहे हैं। इसी तरह अपनी पार्टिसिपेशन को मैक्सिमम लेवल पर रखें, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और आप लोग भी अगर कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो बराए मेहरबानी जरूर बोलते रहें। और देखें, ऑनलाइन वालों से फिर रिक्वेस्ट, रोजाना ही रिक्वेस्ट करता रहता हूं कि कोई बात नहीं समझ में आए, आपको लगे कि मैंने आपका मैसेज नहीं पढ़ा है, तो प्लीज हैंड रेस का ऑप्शन यूज कीजिएगा, वो ज्यादा बेहतर होता है। बच्चों, अगर हमने एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया और उसे सैलरी दे दी है, तो यहां बैठे हुए कुछ आम लोग, मोमिन आपसे मेरा सवाल है, जरा अगर बुरा ना माने तो खड़े हो जाएंगे। हाँ, और मैं खुदा ना खास्ता सजा में खड़ा नहीं कर रहा, अल्लाह ना करे, ऐसी मोहब्बत में खड़ा किया आपको, और आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं जरा आम इंसान होने की हैसियत से। अच्छा, कॉमर्स का बैकग्राउंड है क्या आपका? कॉमर्स पढ़ी है? अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है पहले? नहीं पढ़ा हुआ? तो बड़े आराम से जो आपके दिमाग में है वही जवाब देना है, कोई एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। हम जब अपने एम्प्लॉय को पैसे देंगे, एम्प्लॉय मुलाजिम होता है ना, और हम बिजनेसमैन है, तो हम कहेंगे पैसे देने से हमारा क्या हुआ? मोमिन आप ही बता रहे हैं, सिर्फ पैसे देके कैसा महसूस करेंगे, चलें ये बता दें। हाँ, एक्सपेंस तो होगा, ये तो आपने बहुत अकाउंटिंग वाली बात कर दी। आसान उर्दू में बताइए, पैसे देके अच्छा महसूस करेंगे, बुरा महसूस करेंगे, खुशी मनाएंगे, गम मनाएंगे? बोलिए। बुरा महसूस करेंगे, पैसे जा रहे हैं तो अच्छा महसूस नहीं करेंगे, ठीक है, आप कहेंगे गम मनाऊंगा। ये आम इंसान की सोच है, बैठ जाइए, शुक्रिया। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है कि आपने पैसे अपने एम्प्लॉय को दिए कब हैं, ये मैटर है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने अपने एम्प्लॉय को पैसे कब दिए। आपने एम्प्लॉय को अगर पैसे दिए काम करवाने से पहले, इट मींस अभी आपको उस पैसे का बेनिफिट, आवाज नहीं आई, बेनिफिट मिल गया क्या? अभी तो आपने काम करवाया ही और पैसे आपने पहले ही अदा, तो इसका मतलब है ये पैसे आपको पहुंचाएंगे। आवाज ही नहीं आ रही?
ये पैसे आपको पहुंचाएंगे फायदा। आप तीनों ने ना खिलाफ वर्जी की हुई है कानून की, समझ रहे हैं आप तीनों? क्या जी शुक्रिया। ये बड़ी अजीबो गरीब से लगती है फिर क्लास मुझे इस तरह, और बाहर से आने वाले दिखेंगे तो वो अलग बोलेंगे कि आपकी क्लास ने जो है वो एसओपीस को फॉलो नहीं कर रही। डिस्टेंस बेशक आप इधर भी बैठेंगे तो डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, लेकिन फिर 2 इधर बैठे हुए 3 उधर बैठे हुए, इसको जरा मैनेज कर लिया करें जी। मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने एम्प्लॉय से काम नहीं करवाया और उसे पैसे दे दिए तो आम इंसान तो कहता है पैसे गए, खर्चा हुआ। अकाउंटिंग कह रही है अभी खर्चा, अकाउंटिंग कह रही है अभी खर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमें बेनिफिट। तो बेनिफिट कब मिलेगा बेटा? जब एम्प्लॉय उन पैसों के बदले हमारे लिए काम करेगा या कर चुकेगा। जब वो अपनी सर्विसेज हमें फराहम कर देगा तो हम कहेंगे उसने 1 महीना काम कर लिया और हमने उसे काम करने से पहले ही सैलरी दी थी, तो उस सैलरी ने हमें पहुंचा दिया। जब तक फायदा नहीं पहुंचाया था वो थी प्रीपेड। और प्रीपेड क्या होता है बोलिए हमारा? कौन सा एसेट? और जब वो काम कर लेगा तो बताओ, जब वो काम कर लेगा, जब वो इस एडवांस पैसों के बदले हमें फायदा पहुंचा देगा, हमारे लिए काम कर लेगा, तो क्या फिर ये प्री पेमेंट हमारे लिए हमारा एसेट रहेगी? फिर क्या ये हमें फायदा पहुंचाएगी? हम कहेंगे फायदा हासिल हो गया। जब फायदा हासिल हो गया तो कल ही मैं एक जुमला कह रहा था, अगर बेनिफिट मिल गया तो अकाउंटिंग कहती है खर्चा हो गया। आम इंसान कहता है पैसे जाने से खर्चा हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, पूरी क्लास गौर से सुने। आम इंसान कहता है पैसे जाने से खर्चा होता है और पैसे आने से इनकम होती है। ये आम इंसान की अप्रोच है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है पैसों के जाने से खर्चे का ताल्लुक नहीं होता। जब तक हमें बेनिफिट हासिल ना हो जाए, जब तक हमारा खर्चा नहीं है। जैसे एम्प्लॉय को सैलरी दी काम करवाने से पहले, तो अकाउंटिंग कह रही है हमारा खर्चा किस नाम से लिखा? उसे हमने उसे लिखा प्रीपेड सैलरी के नाम से और उसे माना बिजनेस का। लेकिन जब एम्प्लॉय ने 1 मंथ काम कर लिया तो हमने कहा वो जो हमने उसे पैसे दिए थे उस पैसे का बेनिफिट हमें हासिल। अब वो पैसा हमारा एसेट रहा, अब वो क्या बन गया हमारा? सोच के बताओ, सोच लो। अब वो बन गया हमारा एक्सपेंस, अब वो बन गया हमारा खर्चा। मेरा बेटा लायबिलिटी क्यों नहीं? मैंने आपका जवाब बड़े सब्र तहम्मुल से सुना, क्योंकि हम तो पैसे ऑलरेडी उन्हें अदा, तो अब हम पैसे देना हमारी जिम्मेदारी, बल्कि हम कहेंगे पैसे हम ऑलरेडी अदा कर चुके हैं। और पैसे अदा करते हुए हमने उस पैसे को समझा था बिजनेस का एसेट, उसे माना था बिजनेस का असासा, एसेट, रिसोर्स कहा था ये पैसे हमें पहुंचाएंगे। और अब वो फायदा पहुंचा तो अब मजीद फायदा हासिल, तो अब कहा वो पैसे ने फायदा पहुंचा दिया तो बेनिफिट हासिल हो गया। इसलिए अब प्रीपेड सैलरी रहा, बल्कि प्रीपेड सैलरी बन गया। गौर से देखिए क्या? एक्सपेंस। तो आपको एक्सपेंसेस में लिखा नजर आ रहा है, बोलिए क्या? सैलरीज एक्सपेंस। क्या मेरी बात समझ आती है? एक और एग्जांपल दूंगा थोड़ी तेजी से। जितना टाइम प्रीपेड पे लगाया उतना नहीं लगाऊंगा, कोशिश करूंगा थोड़ा से कम वक्त में बोलूं इस बात को। नहीं समझ आए तो खुदारा तकल्लुफ ना कीजिएगा, बड़ा नुकसान होगा अदरवाइज। अब ये पूछना कि आपको सप्लाईज याद हैं, ये भी एक तकलीफ दे बात है मेरे लिए। बहुत सारे बोलेंगे हाँ सर याद नहीं है, दिल ही दिल में बोलेंगे, और कुछ लोग हिम्मत करके हाथ खड़ा कर लेंगे, बोलेंगे याद नहीं है। मैं खुद ही 1 लाइन स्टेटमेंट देता हूं। सप्लाईज बहुत आसान लफ्जों में, वैसे तो सप्लाईज कुछ भी हो सकती हैं। जब मैंने लेक्चर दिया मैंने कहा सप्लाईज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन फिर मैंने कहा नॉर्मली आप फर्स्ट ईयर के लेवल पर, अपने लेवल पर रहते हुए कहते हैं सप्लाईज बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी। जिंदा हो बेटे दानियाल, क्या होती है सप्लाईज? पूछ रहा हूं आपसे, सप्लाईज क्या होती है? मैंने अभी एक 1 लाइन स्टेटमेंट दिया, आवाज नहीं आई मुझे, सॉरी। अच्छा दोबारा बता दूं? तो आप ऐसा करें, अभी ये बताएं सर फैजान की क्लास में कोई किसी को पनिशमेंट मिली है? आपको ही मिली है मोहतरम? कौन कौन थे? सिर्फ आप थे अकेले? तो अगर आपने रात को नींद पूरी नहीं करनी तो यकीन करें आप इस कॉलेज में गलत आ गए। अगर आप सो नहीं सकते ना रात को प्रॉपर टाइम पे, या फिर आप बेशक सारी रात ना सोएं लेकिन क्लास में आके आपको यहाँ एक्टिव रहना है।
क्योंकि हर टीचर आके आपको इक्वल तवज्जो देगा। यहाँ ये नहीं हो सकता कि वो वहां कोने में बैठी है तो मैं उन्हें देखूं नहीं, मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ ताबिश को देखता रहूं, ऐसा भी नहीं है। मुझे हर बच्चा क्लास में एक्टिव चाहिए, और सिर्फ मुझे नहीं, हर टीचर ऐसे करेगा आपके साथ। तो जाइए जरा मुंह को अच्छे से सोच लें। अब गुंजाइश नहीं है, मैं सजा वजा नहीं देता, समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। अगर जाके मुंह हाथ धो के आना है तो जाएं, फ्रेश होके आ जाएं थोड़ा सा। सप्लाईज कहते हैं आमतौर पर बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी को। सप्लाईज कुछ भी हो सकती है, मैं इस बहस में नहीं पड़ रहा, फिलहाल मैं कह रहा हूं सप्लाईज कहते हैं बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली। तो जब हम स्टेशनरी खरीद के लाते हैं, फर्ज कर लें, दुकान भी फर्ज कर लेता हूं जी, मोमिन कुछ कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा लाउड, ये इसको ना रिमूव कर लिया करें जब बोला कर। नहीं, सप्लाईज कैपिटल नहीं होता, मैं सप्लाईज का मतलब बता तो रहा हूं। सप्लाईज का मतलब ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी। अब क्वेश्चन ये रेज होना चाहिए आपकी तरफ से कि आप ऑफिस सप्लाईज, शॉप सप्लाईज को एसेट क्यों कहते हैं, तो मैं इसका जवाब देने लगा हूं जल्दी से, ज्यादा टाइम नहीं लगाना था, मैंने पहले ही बोल दिया था। जब एक आम इंसान अपने ऑफिस के लिए, अब ऑफिस किस चीज का ये भी सुन लो, ऑफिस है, फर्ज कर लें हम कंप्यूटर्स खरीद इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और हम जनाब यहाँ पर पाकिस्तान में बेचते हैं। हमारा काम है कंप्यूटर खरीदना और कंप्यूटर बेचना। तो जिसको कंप्यूटर बेचते होंगे उसे कोई बिल वगैरह बना के देते होंगे, तो जब, या फिर जब बेचते होंगे तो जो आता होगा खरीदने उसको बोलते होंगे कोई पर्चा देना, उस पर बिल बना के दे दूं तुम्हें, और पेन है तुम्हारे पास, लाओ पेन भी दे दो। अरे भाई ये सब चीजें हमारे पास बिजनेस में पहले से होनी, तो क्या कहीं से चोरी करके लाए होंगे? यकीनन ये चीजें हमने कहीं से, आवाज नहीं आ रही, खरीदी होंगी। यकीनन ये चीजें हमने कहीं से क्या खरीदी है भाई? अभी अभी तो बोला क्या खरीदी है? स्टेशनरी, जिसे हम अकाउंटिंग की जुबान में कह रहे हैं, आवाज नहीं आ रही, सप्लाईज। आम इंसान जब सप्लाईज खरीदता है तो वो कहता है हाय हो गया, आवाज ही नहीं आ रही। आम इंसान जब कोई भी चीज खरीदता है, क्या आप आम इंसान हैं? नहीं है, तो आपका मसला है। अगर आप आम इंसान हैं तो भी आप फंसेंगे, और नहीं है तो भी आप फंस जाएंगे। पहली बात तो ये कि आप आम इंसान थे, अब आप, ऐसा नहीं है कि आप खास इंसान हो गए, या आप पहले नॉर्मल थे और अब आप एब नॉर्मल हैं, ऐसा भी नहीं है। वो भाई पहले आपकी सोच एक नॉर्मल आम इंसान वाली सोच थी, आप एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट नहीं सोचते थे। अब आपकी सोच अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में होगी, आप अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। आम इंसान कुछ भी खरीदता है, कहता है हाय हो गया खर्चा। अकाउंटिंग हमें तमीज सिखा रही है, अकाउंटिंग कह रही है हर चीज खरीदने से फौरन खर्चा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जब तक हमें उस चीज का नाम मिल जाए तो हमारा खर्चा नहीं हुआ। जैसे हमने फर्नीचर को कहा था अपना एसेट, याद आया? बिल्डिंग को कहा था अपना, तो क्या नाउजुबिल्लाह ये नाजिल हुई थी ऊपर से? ये भी तो हमने किसी से खरीदी। अकाउंटिंग कह रही है इनके खरीदने से भी खर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हम इन्हें करेंगे इस्तेमाल और ये हमें पहुंचाएंगी, इसलिए ये हमारा एसेट थी। तो मेरे बच्चों, ऑफिस सप्लाईज, स्टेशनरी जब हम खरीद के लाते हैं तो हम कहते हैं हमारा, अब अकाउंटिंग के लिहाज से जवाब देना, नॉर्मल जवाब नहीं चाहिए, अब नॉर्मल जवाब चाहिए। जब हम स्टेशनरी खरीद के लाते हैं तो एज एन अकाउंटिंग स्टूडेंट हम कहते हैं हमारा खर्चा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी तो स्टेशनरी खरीद के लाए हैं, अभी स्टेशनरी को करेंगे और वो हमें पहुंचाएगी, तो अभी इस्तेमाल भी नहीं किया, फायदा भी हासिल नहीं हुआ, तो अभी वो है हमारा, आवाज ही नहीं आ रही, एसेट। एसेट का नाम है ऑफिस सप्लाईज। और जैसे ही हम सप्लाईज को कर लेंगे तो फिर वो हमारा एसेट नहीं रहेगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? फिर हम उसका नाम रखेंगे क्या? आवाज ही नहीं आई। हम उसका नाम क्या रखेंगे? मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ लिखा हुआ दिखा दूं तो ज्यादा आपकी जात को सुकून महसूस होगा। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, शॉप सप्लाईज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस। कंफ्यूजन? पहले सब ये बता दें, यहां तक जो अभी तक मैंने कहा इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जिनको है उनके सवालात तो मैं डेफिनेटली लूंगा। पहले आप हाँ ताबिश, मैंने
मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हारा सवाल समझ गया हूँ, अगर मैं गलत बताऊं तो मुझे बता देना प्लीज। मैंने इस बात के बारे में तुम्हें बहुत डिटेल में समझाया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था ये कॉन्ट्रा एसेट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और मैंने कहा था कि जब हम फर्नीचर बिल्डिंग मशीन खरीदते हैं तो हम इन्हें फौरन खर्चा, लेकिन ग्रेजुअली, क्योंकि इन चीजों की लाइफ होती है 1 साल से ज्यादा। याद आया? नॉन करंट एसेट की बात कर रहा हूं, फर्नीचर बिल्डिंग मशीनरी। आप जिस फर्नीचर पर तशरीफ फरमा है, क्या आपके जाने के बाद ये फर्नीचर में बम बम फटेंगे और ये तबाह हो जाएगा, या आप जाते हुए अपने घर ले जाएंगे? अबे आपके जाने के बाद भी ये हमें पहुंचाएगा फायदा। इसका मतलब है ये हमारा कौन सा एसेट है? बोलो। ये हमारा कौन सा एसेट है? नॉन करंट एसेट। पहले जंगल से आवाज आ रही थी कॉन्ट्रा एसेट। नहीं, एक से ज्यादा दरिंदे बोल लेते, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा कौन सा एसेट है? क्यों नॉन करंट है? पहले तो आप एसेट प्रूफ करें क्यों है, क्योंकि ये हमें पहुंचा रहा है, ये इस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा रहा है। भाई आप इस पे तशरीफ रख रहे हैं लाकर, तो ऑर्गेनाइजेशन इन चीजों को कर रही है इस्तेमाल। जी, यानी 1 साल से ज्यादा अरसे तक ये चीजें बिजनेस को पहुंचाएंगी फायदा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये फर्नीचर बिजनेस का एसेट तो है, लेकिन कौन सा एसेट है बच्चों? नॉन करंट। अब ताबिश का जो क्वेश्चन है वो ये है कि सर ये तो 15 साल तक फायदा पहुंचाएगा, 20 साल तक फायदा पहुंचाएगा। बिल्कुल 20 साल तक फायदा पहुंचाएगा, इस बात से इनकार नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग कह रही है हर साल इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट हमें फायदा पहुंचाएगी, और वो बनेगी हमारा हर साल का एक्सपेंस। और ये बात मैंने आपको पढ़ाई थी, समझाई थी, जब मैं आपको कॉन्ट्रा एसेट पढ़ा रहा था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। और उस वक्त याद करें, मैंने आपसे कहा था कि जो अमाउंट हमारा खर्चा बनेगी उसका नाम होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और एसेट की वैल्यू को कम करने के लिए एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा कॉन्ट्रा एसेट। और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, ये रिकॉल हुआ है अभी तक। जी, अब सवाल कर लें, बोलें थोड़ा सा लाउड। हाँ हाँ, कुछ भी कर लें आप। बात यह है कि आप गाड़ी को भी तो अपने यहाँ पाकिस्तान में अपने बिजनेस के लिए, अपनी जात के लिए क्या करेंगे? इस्तेमाल। तो गाड़ी जैसे जैसे इस्तेमाल करते जाएंगे, गवर्नमेंट डेप्रिसिएशन, वो गवर्नमेंट का ताल्लुक एक अलग चीज है, बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं आप। मैं अभी सिर्फ बात कर रहा हूँ किस चीज पर, कि एक बिजनेस की बात हो रही है, और बिजनेस में हमारे पास एक चीज मौजूद है। जो गवर्नमेंट चार्ज कर रही है वो डिफरेंट चीज है, वो तो बहुत सारी चीजें चार्ज कर रही है, वो तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी भी लगा रही है, वो तो एक्साइज ड्यूटी भी लगा रही है, वो टैक्स भी लगा रही है, वो सारी चीजें छोड़ दें। बिजनेस में हमारे पास आज एक एसेट मौजूद है भाई, अगर हम खरीद के लाएं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो आगे पड़ेंगे। फिलहाल अभी मैं कह रहा हूं बिजनेस में हमारे पास एक एसेट मौजूद है, और आपका सवाल ये था कि फर्नीचर अगर मौजूद है और वो हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचाएगा 1 साल से ज्यादा अरसे तक, 10 साल तक, 15 साल तक, तो वो खर्चा कब बनेगा? तो हम हर साल उसकी कुछ अमाउंट को बनाते हैं अपना खर्चा, और हमने उसे कहा था उस खर्चे का नाम होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और अकाउंटिंग हमें एसेट की वैल्यू डायरेक्ट कम करने की इजाजत नहीं देती। यानी हम ये नहीं कह सकते कि फर्नीचर की वैल्यू जब हमने कम की तो फर्नीचर हमारे पास से चला गया, मशीन हमारे पास से चली गई। ये फर्नीचर हमारे पास ही मौजूद रहेगा, लेकिन हर साल हम इस फर्नीचर की कुछ वैल्यू को करते रहेंगे कम। क्यों? क्योंकि ये हम कर रहे हैं अपने बिजनेस में, और ये हमें पहुंचा रही है फायदा। यानी अगर हम ये देखें कि रियलिटी में हम ये चेक करें कि हमें कितना फायदा पहुंचा रही है, ये तो कोई भी बता नहीं सकता। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे चैप्टर डेप्रिसिएशन का SLO5, जो कि अभी नहीं पढ़ रहे, ना हमारे सिलेबस का वो पार्ट रहा, क्लास एक्टिविटी के तौर पर उसे पढ़ना है। ये बात की बात है, इसलिए मैं इसको यहाँ रोक देता हूं। अब अगर आपके पास सवाल है। नहीं, बिल्कुल अलग अलग है सर, सप्लाईज और इक्विपमेंट। सप्लाईज आपको करंट एसेट में लिखा नजर आ रहा है, और इक्विपमेंट आपको नॉन करंट एसेट में लिखा नजर आ रहा है। इक्विपमेंट में मैंने आपको मिसालें दी थी, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर, फोटोस्टेट और स्कैनर्स, इस तरह की तमाम चीजें कहलाती हैं आपके इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट, शॉप इक्विपमेंट, ये फैक्ट्री इक्विपमेंट कहलाती हैं, ठीक है। और स्टोर सप्लाईज मैंने आपको बताया स्टेशनरी। आई होप आपको याद आ गया। अच्छा जी, अब अगर आपको ये बात समझ आई जो मैं इतनी देर से बता रहा था, तो अब सारी बातों की समरी आपके सामने पेश करते हैं। कल हमने आपको जाते जाते ट्रांजैक्शन नंबर 7 समझाई थी, और 6 हमने नहीं पढ़ी थी।
और आपसे कहा था कि आप अपने घरों पर जाकर इसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि आपको कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ रहा। दानियाल, कितने पॉइंट पढ़े घर पे? 7 पढ़ लिए? 6 पढ़ा है? 6 में क्या लिखा है जरा पढ़ के सुनाए। बुक कहाँ है पहले तो ये बताएं आपकी। हाँ, तो भाई मेरा मेरा तो हेडेक नहीं है ना कि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो मैं इस चीज को मैं क्यों भुगतूं? ये सब लोग कहां से खरीद के लाएं? ये तो आपको पूछना चाहिए इनसे। ये सारी चीजें मैं याद रखूंगा और सूद समेत वापस करूंगा, इंटरेस्ट के साथ। ओके बच्चों, आपको आवाज आ रही है मेरी? जल्दी से बताइए, शाबाश जी। अभी सुन रहा हूँ क्वेश्चन आप लोगों का। जी बोलिए प्लीज। आउटस्टैंडिंग का मतलब, देखें मैं फिर बोल रहा हूँ, आलियान इम्तियाज ने क्वेश्चन किया कि सर आउटस्टैंडिंग का मतलब एक बार बता दें। खुदारा चीजों को नहीं रटें, मगब ना करें, रट्टा ना लगाएं। खुदारा सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा, अल्लाह ना करे, पूरी क्लास से बात कर रहा हूं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप चीजों को मगब कर रहे होते हैं और बड़े अच्छे से जवाब दे रहे होते हैं, लेकिन जब आपके सामने वो चीज पेपर में आती है या टेस्ट में आती है तो आप कंफ्यूज होते हैं। आउटस्टैंडिंग और एक्रूट का मतलब, अगर कोई मुझसे बोले बताओ, तो मैं उसको वन वे डायरेक्शन में कभी भी नहीं बताऊंगा। कोई मुझसे बोले सर आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्रूट क्या होता है, तो मैं बोलूंगा या तो पैसे लेना या फिर पैसे देना। अब जैसे मिसाल के तौर पर जरा गौर से सुने, आज आखिरी बार कोशिश कर रहा हूं बहुत अच्छे से कहने की। अगर मैं बोलूं ना इस क्लास में कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है, या आप मुझसे सवाल करें कि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, तो मैं कहूंगा सॉरी मैं नहीं बता सकता, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट की दोनों डायरेक्शन हो सकती हैं। क्यों? अगर मैंने अपनी ऑफिस बिल्डिंग का एक फ्लोर रेंट आउट किया हुआ है, रेंट पर दिया हुआ है, तो अब आउटस्टैंडिंग रेंट मींस वो रेंट जो मैं कमा चुका हूं लेकिन अभी मुझे मिला, रिसीवेबल। और अगर मैं जिस बिल्डिंग में काम कर रहा हूं, जो जिस जगह मैंने अपना ऑफिस बनाया है, वो बिल्डिंग हमारी नहीं है, हमने रेंट पर वो जगह ली हुई है, और 1 महीना मुझे उस जगह काम करते हुए गुजर चुका है, तो अब मुझ पर रेंट देना हो गया वाजिब। तो रेंट की दोनों डायरेक्शन है, एक्रूड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट अगर लिखा है तो कोई भी नहीं बता सकता कि वो रेंट पेबल है या रेंट रिसीवेबल। लेकिन जब आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा हुआ होता है तो सैलरी की एक ही डायरेक्शन है। क्यों? क्योंकि हम अकाउंटिंग किसी इंसान के लिहाज से पढ़ते, बल्कि बिजनेस के लिहाज से पढ़ते हैं। बाकी सब लोग जिंदा है तो फिर पार्टिसिपेट करना ना, सिर्फ ताबिज थोड़ी जिंदा है, आप लोगों ने भी बोलना है। हम अकाउंटिंग किसके लिहाज से पढ़ते हैं? बिजनेस के लिहाज से। तो अगर हम कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो इसका मतलब है सैलरी तो हमेशा हमने मुलाजिम को, या उससे बोलेंगे चलो तुम ही दिया करो अब हमें सैलरी, नहीं ना, हमने उससे सैलरी लेनी, तो सैलरी रिसीवेबल तो हो ही, हमेशा सैलरी क्या होगी। तो आउट इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं जवाब दूं आलियान साहब को, अगर इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दूं, तो यहां आउटस्टैंडिंग का मतलब पेबल है। लेकिन अगर आप रट्टा लगा लेंगे इस बात का कि सर इमरान ने बोला आउटस्टैंडिंग और एक्रूट का मतलब पेबल होता है, तो बाद में आप फिर खुद ही मुझे बोलेंगे सर अब तो आप बोल रहे हैं रिसीवेबल। तो आउटस्टैंडिंग और एक्रूट का मतलब रिसीवेबल भी होता है और पेबल भी होता है। हाँ, अनपेड और पेएबल, इसका मतलब तो अंडरस्टूड है, इसका तो मीनिंग खुद अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अनपेड जो अभी अदा नहीं किया, पेएबल जो आप पर अदा करना। लेकिन एक्रूड और आउटस्टैंडिंग की 2 वे मीनिंग है, और वहां पर आपको थोड़ा सा होशो हवास में रहना है। क्योंकि अगर एक्रूड रेंट है, एक्रूड जनाब कमीशन है, तो एक्रूड कमीशन का मतलब कमीशन लेना भी हो सकता है और कमीशन, आवाज नहीं आई,
देना भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ, वो पेपर में आप आगे बढ़ेंगे ना, जैसे ग्रेजुअली चीजें आपके सामने आएंगी, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्वेश्चन आपका वैलिड है, बिल्कुल भी गलत क्वेश्चन नहीं किया आपने कि हमें कैसे पता चलेगा, तो इंशाल्लाह जब आगे प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज को और क्लियर करेंगे। जैसे चलें एक एग्जाम्पल दे देता हूँ ताबिश के क्वेश्चन पर, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो। अब एक्रूड रेंट जब मैंने आपसे कहा मैं कहूं तो आप कैसे बताएंगे कि वो रिसीवेबल है या पेबल, तो इसके आगे एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, और पेपर में भी ऐसे ही होगा। एक्रूड रेंट इनकम, क्या बोला? एक्रूड रेंट इनकम। इसको एक और नाम से बोल देता हूं, आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम। तो अब इनकम के सिनेरियो में हमेशा बेटा पैसे हमने, आवाज ही नहीं आ रही, पैसे हमेशा, तो यकीनन आउटस्टैंडिंग रेंट इनकम मींस आसान लफ्जों में रेंट लेना, रिसीवेबल। समझ नहीं आया? सोच लो, दोबारा पेश करूं एक बार, चेंज करके बोलते हैं इस बात को। अब लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग रेंट एक्सपेंस, एक्रूड रेंट एक्सपेंस। हालांकि उसके नाम में एक्सपेंस आ रहा है, लेकिन पहला वर्ड क्या लगा हुआ है? एक्रूड, और एक्रूड माने पैसे लेना या पैसे। तो अब इसके आगे चेक करो ना, एक्रूड रेंट के आगे मैं क्या बोल रहा हूं? तो एक्सपेंस में हमेशा पैसे देने होते हैं, और एक्रूड माने अभी पैसे, तो पैसे हम पर देना, तो ये रेंट पेबल कहलाएगा। अभी भी समझ नहीं आया? बाकी सब लोग भी समझ गए? अगरचे कि नींद बड़ी शदीद आ रही है, लेकिन बेटा ये आज ही आ रही है, इसके बाद नींद ना आए क्लास में, उसको कहीं घर पे रख के आना लाजमी। मैं सीरियस बता रहा हूं आपको, ये बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए पढ़ना। यहाँ पर आपने गलत जगह एडमिशन ले लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप नंबर 6 बता रहा हूं बिल्कुल। और वैसे तो मैंने सोचा था कि आज एक्सपेंसेस और रेवेन्यू पे बात करूंगा, हमारे पास तकरीबन थोड़ा सा टाइम रह गया है क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट है गौर से जरा पॉइंट 6 सुन लें, और 7 पे भी बात कर लेता हूं, फिर अगर आपको कुछ पॉइंट्स पूछने हैं। जी कोई क्वेश्चन है? प्लीज थोड़ा सा लाउड। जी लेफ्ट साइड पे आप कह रही हैं क्या चीज आएगी? राइट साइड पे तो सैलरी पेबल लायबिलिटी में आ गया, ठीक है। अब दूसरा इफेक्ट, क्योंकि यस्टरडे हमने कहा अकाउंटिंग में हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। तो एक इफेक्ट तो क्या हुआ कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गई, क्योंकि हम मुलाजिम से काम करवा, बेटा इंतहाई माजरत चाहता हूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, और ये मैं अपने बिहाफ पर भी और जिसके बिहाफ पे माजरत कर सकता हूं कर रहा हूं आपसे, इसलिए कि मैंने तो डेटा कनेक्शन से भी आकर आपको ऑनलाइन कोशिश की एकोमोडेट करने की, लेकिन डेटा कनेक्शन ने भी बोला नहीं, नहीं पढ़ाओ। आई होप आपको मेरी आवाज अब आ रही है। और जी टाइम अब मुझे नहीं पता, किसी भी लम्हा खत्म हो जाएगा, मीटिंग किसी भी लम्हे खत्म हो जाएगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज समझ नहीं आई हो तो मुझसे इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा। आउटस्टैंडिंग के बारे में मैं दोबारा कह देता हूँ, अलीना गौर से सुन लें। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, उसके बाद फिर यकीनन आप अपना ब्रेक एंजॉय कर सकेंगे। मैंने कहा सैलरी रिमेन आउटस्टैंडिंग। जब हम ये कह रहे हैं कि सैलरी हम पर देना वाजिब है, मींस हम बेनिफिट हासिल कर चुके हैं, और बेनिफिट हासिल करने का मतलब हमारा हुआ खर्चा। और एक्सपेंस होने से मालिक खुश नहीं होता, एक्सपेंस होने से मालिक गम मनाता है, कहता है एक्सपेंसेस जितने ज्यादा होंगे मुझे नुकसान उतना
ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मैं रेवेन्यू जनरेट करूंगा, जितना ज्यादा मैं लोगों को सामान बेचूंगा, उससे मेरी आमदनी, मेरी इनकम मेरे प्रॉफिट में होगा। यानी इनकम जो है वो कैपिटल को बढ़ाएगी और एक्सपेंस कैपिटल को। ये बात मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ाते हुए बता चुका हूं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ऐसा मैंने पढ़ाया है या नहीं? अब जिन्हें याद नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ 2-3 लोगों की यस की आवाज आई है, बाकी लोगों को याद नहीं है। माजरत के साथ पढ़ा चुका हूं मैं ये। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। और जनरली जब भी कोई आपसे जिंदगी में बोले अकाउंटिंग इक्वेशन सुनाओ, तो आप बोलेंगे एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल बस। क्यों? रेवेन्यू और एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है। मैंने बताया था नॉमिनल और रियल। रियल अकाउंट वो जो परमानेंट नेचर के हैं, बिजनेस एक साल से दूसरे, दूसरे साल से तीसरे साल में जाएगा, ये अकाउंट खत्म नहीं होंगे। कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। और 2 अकाउंट हर साल के एंड पर क्लोज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम करना होता है बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, और प्रॉफिट या लॉस मालूम होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। फाइनल वर्ड्स। हाँ जी, किसी ने ये सवाल पूछा था अलीना कि एक्रूड हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने जवाब दिया था एक्रूड रेंट के आगे लिखा होगा इनकम, तो हम समझ जाएंगे रेंट रिसीवेबल है। एक्रूड रेंट के आगे लिखा होगा एक्सपेंस, तो हम समझ जाएंगे ये रेंट पेबल है। आई होप आपने सुन लिया होगा। अल्लाह करे आपको मेरी बात समझ आ जाए, नहीं आए तो प्लीज पूछ लीजिएगा। बस इसका आंसर देखें, और मीटिंग भी यहाँ खत्म होने वाली है और मैं क्लास भी खत्म कर रहा हूँ। ये था पहला 6 पॉइंट था, कैश पेड फॉर ऑफिस रेंट। हमने ऑफिस का रेंट अदा किया कैश देकर। ऑफिस का रेंट अदा करके कैसा महसूस करेंगे आप? पार्टी रख लें आज? कौन अच्छा महसूस कर रहा है भाई? ऑफिस का रेंट अदा करके हम खुशियां मनाएंगे क्या? अबे हम कहेंगे हाय हो गया खर्चा। खर्चा मालिक की मिल्कियत को करेगा। तो जाके जरा इसका आंसर देखिए पॉइंट 6 का। पॉइंट 6 में आप देख रहे हैं कैपिटल कम हो रहा है 4000 से, और जब हमने रेंट दिया तो हमने अदा कर दिया कैश हमारे पास से। आप देख सकते हैं कैश यहाँ माइनस में, डिक्रीज में लिखा हुआ है कैश के कॉलम में। बस 7 पॉइंट पे 2 लाइनें और कह के खत्म कर रहा हूँ। 7 पॉइंट में सैलरी ₹4000 रिमेन्स आउटस्टैंडिंग। 4000 रुपए सैलरी हम पर देना वाजिब है। पैसे अभी हमारे पास से गए, लाइबिलिटी बढ़ी। आप देख सकते हैं सैलरी पेबल का कॉलम, और लाइबिलिटी 7 पॉइंट में 4000 से इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव लिखा हुआ है। और ये सैलरी जो हम पर देना वाजिब हुई, ड्यू हुई, ये हमारे लिए इसलिए ड्यू हुई क्योंकि हम मुलाजिम से काम करवा चुके हैं। अगेन हमारा क्या हुआ? खर्चा, एक्सपेंस। और एक्सपेंस होता है तो एक्सपेंस का इफेक्ट कैपिटल पे क्या होता है कि कैपिटल को वो कम करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर अगेन 4000 रुपीज माइनस में लिखा हुआ है 0.7 में। आई होप ऑनलाइन वालों ने भी सुन लिया, आप लोगों ने भी सुन लिया। अगर किसी के पास क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना आप अपना ब्रेक एंजॉय करें। मेरी तरफ से फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।